हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, जिसे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इसे ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू। आज की वीडियो में हम इन दोनों सिस्टम के डिस्टिंक्ट फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इन दोनों सिस्टम का कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 में मेंशन है, जहां यूनियन गवर्नमेंट की बात हुई है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 में इस सिस्टम को मेंशन किया गया है। ये सिस्टम बेसिकली बात करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, जहां पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं पीएम, कैबिनेट और इससे बड़ी बॉडी होती है सीओएम। ये तीनों ही बॉडी अपने एक्ट, पॉलिसी एंड डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में बैठते हैं रिप्रेजेंटेटिव पीपल, मतलब इनडायरेक्टली ये लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि इनके डिसीजंस और पॉलिसीज पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो ये अपना सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से पुल आउट कर सकते हैं और ये जो गवर्नमेंट है वो गिर सकती है। तो इस तरीके से पीएम, कैबिनेट और सीओएम के एक्ट, पॉलिसीज एंड डिसीजंस को चेक करने का काम करती है लेजिस्लेचर। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू टाइप की है। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विम टुगेदर, सिंक टुगेदर के प्रिंसिपल के ऊपर में बेस्ड है, जहां ये बात होती है कि सीओएम के किसी भी एक मेंबर का डिसीजन पूरे के पूरे सीओएम का डिसीजन माना जाएगा। मतलब यहाँ पे टीम वर्क की बात होती है, तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आता है। वहीं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सीओएम का हर मेंबर इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स यहाँ के मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके थ्रू करता है? पीएम के एडवाइस के थ्रू करता है। तो ये प्रेसिडेंट और पीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये अपना पावर तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक पीएम चाहे। पीएम अगर चाहे तो किसी भी मेंबर को रिजाइन करने के लिए बोल सकता है और उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ये है उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है सीओएम का कोई भी मेंबर एक डिसीजन लेता है तो उसे पूरे सीओएम का डिसीजन माना जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में क्या होता है? एक रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कैबिनेट को। रियल एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के लिए वो जिम्मेदार होता है। वहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट सिस्टम के नाम से रिफर किया है, क्योंकि कैबिनेट में ही रियल पावर लाइज करती है। यही रियल पावर का न्यूक्लियस है, तो इस वजह से इसे कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम सबसे पहली बार ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर में इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इसका पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल हेड। दैट मीन्स इस स्टेट में टू हेड्स होंगे। पहला होगा नॉमिनल हेड, जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा होगा रियल हेड, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नॉमिनल हेड के हाथ में पावर नहीं होती है और रियल हेड के हैंड में पावर लाइज करती है। ये इस पावर का एक्सरसाइज नॉमिनल हेड के नाम पे करता है। इसका सेकंड फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल। दैट मीन्स यहाँ पे वो पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है जो मेजॉरिटी को होल्ड करके रखती है। लेजिस्लेचर में वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी जिसे मेजॉरिटी
गेन हो या फिर मेजोरिटी को एंजॉय कर रही हो। यही पार्टी अपने किसी एक मेंबर को पीएम बनाएगी और इसी पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट सीओएम का फॉर्मेशन करता है। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सीओएम एज अ टीम काम करती है, मतलब इसका मेंबर का कोई भी एक्शन पूरे सीओएम का एक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टीम स्पिरिट देखने को मिलता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका मतलब है यहाँ पे पीएम और सीओएम के मेंबर्स के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होते हैं। इनका जो एग्जीक्यूशन होता है या फिर इनका जो गवर्नेंस होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डुअल मेंबरशिप, इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक तरह से डुअल मेंबरशिप को एंजॉय करता है, जहां पे वो लॉ बनाने का भी काम करता है और लॉ को एग्जीक्यूट करने का भी काम करता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, दैट मीन पीएम अगर चाहे तो उस लोअर हाउस को उसके टर्म के पहले ही डिसॉल्व कर सकता है। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि लोअर हाउस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, प्रेसिडेंट इस लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकती है। तो ये इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो केवल और केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में नजर आती है। अब आगे इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते भी हैं और उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो जब लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों एक हो तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में हार्मोनी देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। एग्जीक्यूटिव तब तक अपना पावर एंजॉय कर सकती है जब तक लेजिस्लेचर चाहे। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, दैट मीन्स पीएम अकेले पावर को एंजॉय नहीं करता है, ये अपने पावर को शेयर करता है सीओएम के साथ में और सीओएम के मेंबर भी पीएम के पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरीके से ये पीएम के आर्बिट्रीनेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, इन केस कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी को होल्ड नहीं कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाई, तब उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है और उस केस में प्रेसिडेंट इनवाइट करता है अपोजिशन पार्टी को अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। हम लोग के पास में एक ऑप्शन रहता है कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सेंटर पे रूल करे। वाइड रिप्रेजेंटेशन, पीएम सीओएम और कैबिनेट के साथ में मिलकर काम करता है। जहां सीओएम का नंबर 70 to 80 स्लाइस करता है तो वहीं कैबिनेट टोटल हम लोग के पास में अभी 21 है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 70 से 80 मेंबर हैं जो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये 70 to 80 मेंबर्स वेरियस प्लेस ऑफ आवर कंट्री होते हैं और इस तरीके से पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। तो यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नजर नहीं आती है। आगे हम लोग इसके डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। डिमेरिट्स में सबसे पहला है अनस्टेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिरती रहती है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का यहाँ पे लैकिंग होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। सेकंड है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, इसके डिसॉल्व होने के बाद में या फिर इस गवर्नमेंट के जाने के बाद में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे, ये जरूरी नहीं है। इसका सीधा एग्जाम्पल हम लोग एलपीजी के एग्जीक्यूशन में देख सकते हैं, जहां पे एलपीजी आया 1990s में, लेकिन 1990s से लेकर 2004 ये जो पूरा दौर है इसमें कई गवर्नमेंट आए और कई गवर्नमेंट गए। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जो एलपीजी रिफॉर्म है वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। इसका असर देखा गया हम लोग की इकोनॉमी के ग्रोथ में। थर्ड है डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट न्यूक्लियस होता है पावर का, ये अपनी मनमानी कर सकती है और ये चूंकि स्मॉल बॉडी होता है इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नहीं होते, ये अपना डिक्टेटरशिप किसी भी कंट्री के ऊपर में कर सकती है। तो अगेन ये इसका एक डिमेरिट है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर जहां पे इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी की बात करता है, वहीं इंडिया में क्लियर सेपरेशन नजर नहीं आता।
जहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे क्लियर सेपरेशन नहीं है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, गवर्नमेंट के मेंबर्स जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एफिशिएंट या फिर ट्रेंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी एक टाइप का इसका डिमेरिट है। इसके एक और डिमेरिट में आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो है लेकिन अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे डिजाइन किया गया है, जहां पे एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेटिव अलग होता है और जुडिशरी अलग होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का अलग इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव का अलग इलेक्शन होता है और जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेट इलेक्शन ना होकर के लेजिस्लेटिव का ही इलेक्शन होता है और लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव बनता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल या फिर नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नजर आता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, लेजिस्लेटिव भी इलेक्टेड है। जब दोनों बॉडी इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट अपने एक्ट्स के लिए लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट अपने एक स्मॉल एडवाइजरी बॉडी के साथ में काम करता है जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं। ये नॉन इलेक्टेड होता है जो टोटली लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके का डिक्टेटरशिप यहाँ पे प्रेसिडेंट का नजर आता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और फीचर माना जाए तो यहाँ पे सिंगल हेड नजर आता है। स्टेट और गवर्नमेंट का अलग अलग हेड नहीं होता है, स्टेट और गवर्नमेंट का दोनों का एक ही हेड होता है जो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब लोअर हाउस ही है जहाँ पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का ही एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव का इलेक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है और दोनों सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि प्रेसिडेंट भी एक इलेक्टेड बॉडी है, सो इसको लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। यहाँ प्रेसिडेंट चाहे तो लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हम लोग देखते थे कि पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकता है लोअर हाउस को डिसॉल्व करने के लिए। पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर इन दोनों का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम हो, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है और लेजिस्लेटिव का भी इलेक्शन अलग होता है। तो चांसेस ये हो जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है मान लो ए पॉलिटिकल पार्टी का है और लेजिस्लेचर में बी पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी है, तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल हार्मनी देखने को नजर नहीं आती है। सो ये इसके फीचर्स हैं। अब आगे हम लोग इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स में है स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर रिमूव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट को ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के लिए इम्पीच किया गया हो। इम्पीचमेंट ही एक सिंगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से अलग किया जा सकता है। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। यहाँ प्रेसिडेंट अपने किचन कैबिनेट के साथ में काम करता है और किचन कैबिनेट में वे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट एक्सपर्ट्स के साथ में रूल करने का या फिर गवर्न करने का काम करता है। डेफिनिटनेस इन पॉलिसीज। यहाँ की पॉलिसीज में क्लैरिटी नजर आती है, एम्बिग्यूटी नहीं होता है। सो ये इसके मेरिट्स हैं। और इसके डिमेरिट्स में आएगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हो सकता है कि प्रेसिडेंट किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का हो और लेजिस्लेचर में किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस हो, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट अपने काम के लिए लेजिस्लेचर के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
में लीड टू ऑटोक्रेसी, प्रेसिडेंट अकेले ही पावर को एंजॉय करता है, एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे आर्बिट्रीनेस प्रेसिडेंट का बढ़ जाए। नैरो रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट एक अकेला बॉडी होता है, यहाँ पे COM वाली कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नैरो होता है, मतलब लिमिटेड लोगों के हाथ में होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे इन दोनों का कंपैरिजन। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे 2 हेड्स होते हैं, नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, क्योंकि PM अपने पॉलिटिकल मेंबर्स को ही COM चुनता है, जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से होता है, लेजिस्लेचर से नहीं होता। इलेक्टेड कैबिनेट होती है, और यहाँ पे किचन कैबिनेट होती है जो नॉन इलेक्टेड होती है। PM चाहे तो लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है। हर हमेशा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी होता है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, इन केस मेजोरिटी पार्टी अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है। तो वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे री इलेक्शन कराना पड़ता है, ये मैंडेट होता है। एंड देन लास्ट है, यहाँ पे पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर नजर आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के ही पार्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे क्लियर सेपरेशन नजर आता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आप लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टिल एंड।